नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग आ चुके होंगे। और राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है, चलिए। कछु दिखाई ना दे रहा है गुरुजी, ऐसे कह रहे हैं बच्चे। चलो भैया, आप दिखाई देगो तो मैं सब कछु, चिंता मत करो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री राम। चलिए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आज ये चैप्टर के बारे में तो पता ही होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इसका नाम क्या था? साउंड एंड वेव। क्या चल रहा था? साउंड एंड वेव हमारा चैप्टर चल रहा था। और लास्ट क्लास में इसको आपने कंप्लीट भी कर लिया है। ध्वनि और तरंगे। क्या चल रहा था बेटा? ध्वनि और तरंगे आपका ये चैप्टर चल रहा था, जिसको आपने पूरा लास्ट क्लास में पढ़ लिया। और इसके 3 क्लास हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके पहली सालों में बन सकते हैं, इन सभी को आज मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या आप सभी तैयार हो? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। इसकी कंप्लीट थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी है पिछली 3-4 क्लासों में। इसका पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग तैयार हो क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से कमेंट करके एक बार मुझे बताएंगे। आप लोग अगर तैयार हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे साथ बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाएंगे एकदम। तैयार हैं बेटा? साउंड एंड वेव, बिल्कुल। जल्दी से बताइए, तैयार हैं? ये कंप्लीट चैप्टर हमारा पढ़ा दिया गया है। साउंड एंड वेव जो है, ध्वनि और तरंगे। आज हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखते हैं। और अच्छा चलो, आज पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़े हो। ठीक है, आज पता चलेगा आप लोग कितना पढ़े हो और कितना आप लोगों ने छोड़ दिया है। और मैं जो सबसे पहले जवाब देगा, उस बच्चे का नाम कमेंट बॉक्स में मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखते हैं सबसे पहले सवाल का कौन सबसे पहले जवाब देता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जुड़ जाइए बेटा। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर की। ठीक है, साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे, जो आपने पढ़ लिया है। तो चलिए बताइए, पहला सवाल। निम्नलिखित में से ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन नॉट ट्रेवल? ठीक है, बताओ 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 बताओ, जल्दी से देखते हैं कौन सब न। हाँ, सामंथा जी का सबसे पहले जवाब आया है भाई। यश का आया है, फिर दोबारा राखी का आया है, यूजर जी का आया है डी। विजय, चलिए बताइए। अब मुझे कमेंट आपके दिख नहीं रहे, इतने ज्यादा तेज कमेंट जा रहे हैं कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपनी आंखों को। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहला बच्चा का ही नाम लिया करेंगे। तो वो है आपका सामंथा जी का सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन नॉट ट्रेवल। मैं आपको बताता हूं कि सही जवाब जो होगा, अगर आप पूरा लिखते हो ना, ए बी सी डी ना देकर आप पूरा अगर आंसर देते हो, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, ऐसे दिया करना बेटा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा पहला, तो पहले का आपको देना है डी, दूसरे का आपको देना है बी। इस तरीके से आंसर देना आप लोग। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वात। मैंने आपको बताया था कि निर्वात जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? नो मीडियम, यानी कोई माध्यम नहीं। निर्वात का मतलब क्या होता है? नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। कोई माध्यम नहीं, इसका मतलब ये आपका होता था। तो बेटा, जब कोई माध्यम है ही नहीं, तो साउंड इसमें जाएगा क्यों? स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? इसके अंदर जीरो हो जाएगी। निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं। ध्वनि को हमेशा क्या चाहिए था? एक माध्यम। बताया था, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को एक मीडियम चाहिए। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो, आपका गैस हो। क्लियर है बेटा? याद रखना, ध्वनि को हमेशा एक माध्यम चाहिए। माध्यम किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो वैक्यूम में, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन देगा? देखते हैं क्वेश्चन 2 का सही जवाब क्या होगा। लाइट के लिए वैक्यूम अच्छा होता है, क्योंकि वैक्यूम लाइट तो बिना मीडियम के चलती है बेटा। तो बताओ, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे कौन सही से जवाब देगा। ऑप्शन को हिंदी में मैं लिख देता हूं सबसे पहले भैया। ओजस जी का आया है, अक्षदीप का है बेटा। चलो मैं इसको हिंदी में, सॉरी बेटा, हिंदी में लिखना भूल गया। वेव संख्या, इसको आप वेव संख्या कह सकते हो। ऑप्शन बेटा हिंदी में थोड़ा सा, हाँ सही कह रहे हो आप लोग, हिंदी में नहीं है, आवृत्ति इसको कहते हैं। बताइए सही जवाब कौन देगा? इसको आयाम कहते हैं, और इसको आपका क्या कहा जाता है? मैं पहले हिंदी में लिख दिया करूंगा, वेव लंबाई, वेवलेंथ को तरंग दैर्ध्य।
क्या आएगा? बताइए बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा सभी लोग, क्या आएगा सही जवाब? वेरी गुड। आपको मैंने पूछा है इस क्वेश्चन में दो क्रम, तबीयत बेटा बहुत बहुत खराब है। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, गला भी खराब है, बहुत ज्यादा सर दर्द भी हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि जब भी साउंड जाता है तो एक बार क्या बनता है? सी, एक बार आर, सी आर सी आर, यानी एक बार कंप्रेशन बनता है जिसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन, और यानी हिंदी में से क्या कहते हैं? संपीड़न। और एक बार क्या बनता है? रेयर फ्रैक्शन। एक बार क्या बनता है? रेयर फ्रैक्शन, जिसे विरलन कहते हैं। तो ये क्या है आपका? संपीड़न, कंप्रेशन, और ये क्या है आपका? विरलन। ये क्या है आपका? विरलन, रेयर फ्रैक्शन। तो सी आर ऐसे चलता जाएगा, और लगातार दो सी, या फिर ऐसे भी कह सकते हो लगातार दो आर के बीच की दूरी को वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, और जिसका सिंबल क्या होता है? लैम्बडा होता है। क्या होता है बेटा जिसका सिंबल? बोलो बोलो बोलो। जिसका सिंबल लैम्बडा होता है, और इसकी यूनिट भी मैंने आपको बताया था, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक यूनिट, वो क्या होता है आपका? मीटर होता है। क्या होता है आपका? इसका यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर आपका यूनिट होता है। ठीक है, वेरी गुड। शिवानी जी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए बताइए, समझ पाए? तो आंसर क्या आएगा? तरंग दैर्ध्य, इसका आंसर होगा लैम्बडा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। कंप्रेशन क्या होता था? हाई डेंसिटी एरिया। रियर फ्रैक्शन क्या होता था? हाँ, अभी ठीक नहीं है बेटा अंजलि जी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताओ क्वेश्चन 3 का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ ए साउंड वेव। यानी कि मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा आवृत्ति। बेटा मैं ऑप्शन को हिंदी में लिख रहा हूं ताकि टाइपिस्ट से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो हिंदी में लिखना भूल गया। ज्यादा आवृत्ति, ज्यादा तारत्व। मैं पहला ऑप्शन को मैंने हिंदी में लिख दिया है, ज्यादा तारत्व। ठीक है, कम, दूसरा ऑप्शन है कम आवृत्ति, कम आवृत्ति। जिसने कल वाली क्लास पढ़ी होगी ना वो तो कर देगा, वो तो कर देगा भैया। ज्यादा तारत्व, जिसने कल वाली क्लास पढ़ी होगी। यानी फिर ये कह रहा है तारत्व आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन को मैं हिंदी में क्या ही लिखूंगा इनमें, और नन ऑफ दीज, यानी ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है। बताओ ऑप्शन बेटा हिंदी में मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से बेटा कमेंट करके सभी लोग मुझे जवाब देंगे। बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। अब तो गलत नहीं दोगे पक्का? बताओ बेटा। वेरी गुड। होगी बेटा, करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी होगी, चिंता मत करो बच्चे। बताओ तो ऑप्शन नंबर, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जो पिच होता है ना, पिच, ये हमें बताता है कोई आवाज कितनी पतली है। पिच क्या बताता है? कोई आवाज का पतलापन कितना है, या उसकी आवाज का भारीपन कितना है, भारा कितना है। यानी जैसे कहते हैं ना मेरी आवाज भारी है, लड़कियों की आवाज जो होती है वो पतली होती है, तो उनका पिच हाई होता है। और ये मैंने कल ही पढ़ाया हुआ है कि पिच जो डिपेंड करता है तारत्व, पिच इज, अब जो बच्चे सी दे रहे हैं ना उनका एकदम घटिया आंसर है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, कल ही पढ़ाया हुआ है पागलो। कितना गलत जवाब तुम दे रहे हो यार, कल पढ़ाया हुआ है कि मैंने 3 चीज पढ़ाई थी कल। अरे प्रॉपर्टी ऑफ साउंड किस किसने पढ़ा था? ध्वनि की विशेषताएं किस किसने पढ़ी थी? तुमने पहली क्लास तो पढ़ी नहीं, बस क्वेश्चन कर रहे हो, तुम गलत जवाब दे रहे हो, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने समझाया था कि पिच जो है वो डिपेंड करता है आवृत्ति के ऊपर। जितना ज्यादा पिच होगा उतनी आवृत्ति ज्यादा होगी, जितना कम पिच होगा उतनी आवृत्ति कम होगी। ज्यादा आवृत्ति ज्यादा तारत्व। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब तुम कहोगे सर हमें समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा बेटा? जब तुम पहली वाली क्लास नहीं देखोगे तो कैसे समझ आएगा?
बात समझ पाए, पतलेपन और भारीपन को, जिसकी पिच जितनी ज्यादा हाई होगी, जिसकी तारत्व जितना ज्यादा अधिक होगा, वो उतना ज्यादा उसकी आवाज पतली होगी। लड़कियों का जो पिच है वो हाई होता है क्योंकि इनकी आवाज पतली है। लड़कों का जो पिच है वो स्लो कम होता है, पिच तारत्व, इनकी आवाज भारी होती है। और पिच डिपेंड करता है किसके ऊपर, बोलो, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको यहां तक समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है बेटा? इसका ऑप्शन बी जो था उसका क्या सही था? कोई बच्चा पूछ रहा है सर दूसरे का क्या सही था? दूसरे का बी सही, सी सही था बेटा। ठीक है, और इसका क्या सही है बोलो? इसका आपका ए सही है। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल आसिम जी, बिल्कुल। चलो बेटा, सबका कमेंट आ रहा है लेकिन तुम लोग गलत तो दे रहे हो, मैं क्या करूं बताओ? गलत तो आप लोग दे रहे हो, मैं क्या करूं? पिच डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी। और ये भी बताया था कि एम्पलीट्यूड किस पे करता है? हैं, इंटेंसिटी पे करता है। लेकिन तुम लोग पढ़ के तो नहीं आए। मैं तो सोच रहा था आप लोग पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन करवा देते हैं आज, लेकिन आप तो पढ़ के ही नहीं आए बेटा। आपने तो धोखा दे दिया अपने आप को, मुझे नहीं, अपने आप को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ साउंड वेव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की चाल का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य गुणा, अब इसका भी मुझे पता है गलत दोगे क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 2 गुणा तरंग दैर्घ्य, 2 गुणा तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। और तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य गुणा अपॉन, बटे है, बटे, ये अपॉन है बेटा, अपॉन। ठीक है, अपॉन का मतलब भागित में, आवृत्ति। और चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति बटे 2। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथे वाले का क्या सही है? अब गलत मत करना, पिटाई कर दूंगा तुम लोगों की, सच में। ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम बढ़िया महत्वपूर्ण सवाल है एकदम। बताओ। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाल को वी से, वी से दर्शाते हैं। ठीक है, कंफर्म हो ना सब बच्चे? ए सी दे रहा है कोई तो, देखो सुदिशा ने गलत दिया क्योंकि सुदिशा पढ़ के नहीं आई। सी वालों का गलत है, डी वालों का गलत, बी वालों का गलत, ए वालों का बिल्कुल सही। मैंने कल बताया था फॉर्मूला, वी बराबर होता है लैम्बडा इंटू म्यू। पांचवी प्रॉपर्टी याद आई कि नहीं आई? सबको पांचवा प्रॉपर्टी याद आया? जब मैंने पहली क्लास तुम्हें पढ़ाई थी, सॉरी दूसरी क्लास, इस चैप्टर की जब दूसरी क्लास पढ़ाई थी मैंने आपको, तो वहां पर बताया था ये वाला सूत्र, v बराबर क्या होता है? लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब तरंग दैर्घ्य, इसको लैम्बडा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आवृत्ति को म्यू। और v बराबर ये सूत्र होता है बेटा, v बराबर लैम्बडा गुणा व्यू, यानी चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। ये सूत्र मैंने तुमको दूसरी क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, बताओ। ए सही है, जिस बच्चे ने ए दिया है वो क्या है बेटा? बिल्कुल सही जवाब है। चलें बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक। चाल जो है वो सबसे ज्यादा किस में होती है बेटा? चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर किस में होती है? लिक्विड में, और फिर किस में होती है? गैस में। चाल जो है सबसे ज्यादा कहां पे होती है? ठोस में होती है, फिर कहां होती है? द्रव में होती है, और फिर कहां होती है? गैस में होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब की बार बताऊंगा फास्ट आंसर कौन दे रहा है। राजन जी कह रहे हैं ठीक है, अब की बार बताऊंगा बेटा कौन सबसे तेज आंसर दे रहा है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर दो। पांचवें का दिया है अखिलेश ने सबसे पहले दिया है बेटा। अखिलेश या अभिषेक नाम था, मैं देख नहीं पाया इतनी जल्दी क्या था, अखिलेश या अभिषेक नाम था, तो उसने सबसे पहले जवाब दिया है पांचवें क्वेश्चन का। अब आप बताओ। जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है।
बताओ। वेरी गुड। अब तो तुम छाप दोगे। इंक्रीज का मतलब हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इतना तो जानते ही होंगे बेटा, बढ़ जाता है। डिक्रीज का मतलब घट जाता है। और मे बी, मे और मे नॉट इंक्रीज यानी बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है और नहीं भी, बढ़ भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी बढ़ सकता, दोनों चांस हैं, और नहीं भी। क्लियर ये कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो आंसर ए सही है। जिस बच्चे ने ए दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उसकी स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ती हुई जाती है। यानी कि मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, 0.61 गुणा टी प्लस 332। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था क्या निकालने का, चाल निकालने का। यानी किसी भी टेम्परेचर पर आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। किसी भी तापमान पर आपको स्पीड निकालना है, चाल निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। यानी जितना ज़्यादा आप इसमें टी का वैल्यू रखते जाओगे उतना ज़्यादा आंसर ज़्यादा आता जाएगा। क्लियर है बेटा। तो याद रखना ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बताया भी था आपको कि 0 डिग्री रखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 332। और अगर आप इसको 20 के लगभग कर देते हो तो आंसर कितना आता है, 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो 343 मीटर पर सेकंड आता है। यानी जैसे जैसे आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका ये वैल्यू बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, बताओ बेटा। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग इसका जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है। छठे का आया है सी, बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक एक चीज और लिख लो, एट 0 डिग्री पूछा है आपको। क्या पूछा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तापमान कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था आंसर कितना आ जाएगा, 332। और जिस भी टेम्परेचर पर आपको, अब देखो अब भी ए दे रहे हैं पगले। अरे तुम सर कुछ करो इन बच्चों को, इनकी पिटाई करो। मतलब ऐसा मन करता है कि कभी कभी आप सामने होते ना तो बहुत पिटाई करता मैं आपकी। ए क्यों दे रहे हो यार, ये लाइट की स्पीड होती है बुद्धू। बुद्धू हो गए बुद्धू, पगला गए तुम लोग। ये प्रकाश की चाल होती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो अंतर ही नहीं समझ पा रहे, लाइट और उनको सब एक ही लग रहा है। तुमको सब एक ही दिख रहा है बेटा, ध्वनि हो या प्रकाश हो सब तुम नशे में हो एकदम खतरनाक। कैसे कैसे गलत कर रहे हो, मतलब हद हो रही है। ए वाले बच्चे कितना गलत कर रहे हैं अपने साथ। मतलब तुमको ये नहीं पता कि प्रकाश की चाल है बेटा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फिर भी मैंने अभी जस्ट बताया है। ये देख, ये देखो, मेरे को लग रहा है कभी कभी मेरी ही चार आंख हो जाती हैं। तुम बेटा तुम रुक जाओ। तुमको ना अगर तुमको एक दिन बुलाएंगे चुपके से और ऐसे कहेंगे तुमको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, दावत करेंगे तुम्हारी, और तब तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं। राहुल कह रहा है A4 अच्छा आंसर। हाँ, A4 अच्छा आंसर होगा, A4 अच्छा आंसर होगा, सी ऑप्शन सही है। तुमको ना किसी दिन बुलाएंगे फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे, ऐसे धोखे से बुलाएंगे बच्चों की तरह कि तुम्हारी पार्टी करेंगे ये वो, तब तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक, बताओ। तो आंसर क्या आएगा, 332 मीटर पर सेकंड क्या है। A4 अच्छा आंसर नहीं है, A4 बुरा आंसर है, C4 सही आंसर है। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ पाए यहां तक। जब तुम्हारी पिटाई करेंगे बुला के किसी दिन चुपके से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या कौन सा सही है, मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन लिखना नहीं है बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा समाजी, आप बस ध्यान दो, क्वेश्चन करो। लिखना नहीं है क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी। क्वेश्चन को बाद में लिख लेना, लेकिन अभी आप रिप्लाई पे ध्यान दो और चीजों को समझने पे ध्यान दो बेटा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पिटाई करने से तुम लोग पढ़ोगे, ऐसे तो तुम मानने वाले हो नहीं, मुझे पता है। धोखा देने में एक्सपर्ट हूं मैं, पता है तुमको। चलिए, धोखा देने का एक्सपर्ट हूं मैं।
तो धोखे से पिटाई करेंगे। एक दिन बुलाऊंगा कि भैया आ जाओ, मेरा ब्याह है, मेरी शादी है, और तुम आओगे पक्का, तुम्हें पता है, तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी मैरिज होम में बुला के। चलो 20 हर्ट्ज से 20,000 क्या होगा बेटा? वेरी गुड, अब तो तुम सही दोगे, अब तो तुम लोग सही दोगे। भाई साहब इतनी स्पीड से कमेंट देते हो ना, तो वो तरीका, इतनी जोर से कमेंट भागते हैं बहुत स्पीड से। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि मानव कान जो सुन सकता है ऐसी आवाज को क्या कहते हैं हम? इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, यानी इसे कहते हैं हम श्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? मानव कान जो सुन सकता है। ध्वनि के 3 प्रकार पढ़ाए थे बेटा मैंने आपको, अब भी गलत दे रहे हैं, ए दे रहा है कोई, बी दे रहा है। अरे पगलो तुम जीरो, तुम 20,000 नहीं जानते क्या? अरे 20,000 बेटा 20 से 20,000 के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 20,000, 20 से ज्यादा, 20,000 से कम। क्लियर, ये है सही। अब बच्चे दे रहे हैं डी। अरे पगलो 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 पगलो, कितना गलत कर रहे हो ना तुम। पढ़ के नहीं आए बेटा, मुझे हंसी आ रही है, तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आए? ठीक है, 3 टाइप के साउंड मैंने बताए थे। एक हमारा जिनमें से क्या था, इन सॉरी बेटा ये मैंने गलत लिख दिया। श्रव्य ध्वनि को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑडिबल। ऑडिबल कहते हैं, ऑडिबल साउंड, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि। लेकिन एक और तरह की साउंड होती थी हमारी जिसे हम कहते थे 20 हर्ट्ज से कम। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे हम क्या कहते थे? अवश्रव्य ध्वनि। उसे क्या कहते थे बेटा हम? अवश्रव्य ध्वनि उसे कहते थे। अगर 20 से कम है तो उसे कहते थे हम इंफ्रासोनिक। क्या कहते थे उसको? इंफ्रासोनिक। और अगर 20,000 से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, इससे भी अगर ज्यादा हो जाए तो इसे हम कहते थे फिर क्या? अल्ट्रासोनिक। इसे क्या कहते थे? अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य इसे कहते थे। क्या कहते थे इसको? पराश्रव्य कहते थे। क्लियर, लेकिन 20 और 20,000 के बीच में है। फिर से राहुल A4 अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है। राहुल, राहुल जो है A4 अच्छा क्वेश्चन फिर लिख रहा है बेटा। बेटा बी सही है, B4 बुरा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बी होगा। ठीक है, 20 और 20,000 के बीच में। और इंफ्रासोनिक को नहीं सुन सकता मानव कान, इसको भी नहीं सुन सकता है, इसको भी नहीं सुन सकता है। सिर्फ किसको सुन सकता है? ऑडिबल को, श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है बेटा, समझ पाए बेटा सभी लोग? चलो अब इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई अर्थक्वेक बिफोर द मेन शॉक वेव। यानी जब भूकंप आता है तो कौन सी ध्वनि बनती है? भूकंप आता है तो कौन सी ध्वनि बनती है, बताओ बेटा। यानी कि ये कह रहा है कम आवृत्ति की, पहला ऑप्शन हिंदी में कह रहा है कम आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि। यानी जब भूकंप आता है तो कौन सी ध्वनि बनती है? पहला ऑप्शन कह रहा है अवश्रव्य, दूसरा कह रहा है पराश्रव्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पराश्रव्य ध्वनि बनती है, यानी ज्यादा आवृत्ति की पराश्रव्य। तीसरा कह रहा है 200 हर्ट्ज से 200 के बीच, यानी 200 से 400 के बीच। तीसरा ऑप्शन हिंदी में कह रहा है 200 से 400 के बीच, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो बताओ भूकंप जब आता हो, बच्चा कह रहा है सतीश जी सर आप शाहरुख खान हो? नहीं बेटा, पुष्पेंद्र हूं मैं पुष्पेंद्र हूं, शाहरुख खान नहीं हूं। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। भूकंप जब आता है तो कौन सी साउंड बनती है? पहले भी बता चुका हूं। एक बात बताओ, भूकंप जब आता है क्या आपको आवाज आती है? भूकंप आता है आवाज आती है? नहीं, चीजें हिलती हैं, पंखा हिल गया, टेबल हिल गई, तो यानी आवाज आपको नहीं आती जब भूकंप आता है। और मतलब आवाज तो आती है, सच बताएं आवाज तो आती है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड है वो पता है कौन सी होती है? वो होती है पहला ऑप्शन, वो अवश्रव्य ध्वनि होती है। आज तो अब तो भाई एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, यानी सबका सही है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड जो है उसका सही जवाब होगा बेटा। ठीक है, A4 अच्छा क्वेश्चन, अब सही है। राहुल बार बार A4 अच्छा क्वेश्चन लिख रहा था, तो अब सही है भाई आपका। ठीक है राहुल, तो आवाज नहीं आती बेटा, लेकिन आवाज करता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा? अवश्रव्य ध्वनि है। ठीक है, चलो चले
अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी? बताओ। इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जिसे कह रहे थे हम, ईसीजी जिसे शॉर्टकट में कहते थे बेटा, इसमें किसका प्रयोग होता है? अवस्रव्य का होता है, अवस्रव्य जिसे कहते हैं, या फिर पराश्रव्य का होता है, या फिर इसके बीच में होता है 20 और 200 के 2000 के बीच में। इकोकार्डियोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, एकदम गजब, गजब ढा रहे हो एकदम भाई तुम, गजब ढा रहे हो। ईसीजी किससे रिलेटेड है बेटा? दिल से संबंधित अगर कोई बीमारी है, हार्ट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो आपको ईसीजी करवाता है डॉक्टर। ईसीजी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? कम आवृत्ति की इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, या कोई? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपके कमेंट बहुत स्पीड में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सभी लोगों का सही है एकदम। बेटा अल्ट्रासोनिक का होता है, याद रखना, पराश्रव्य जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ पाए बेटा? पराश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति क्या होती है बेटा? 20,000 से ज्यादा। अब ईसीजी हो या सीटी स्कैन हो, जब मैंने आपको इसके यूज पढ़ाए थे ना तब ये बताया था। सीटी स्कैन का नाम क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो कि आपका ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित होती है, दिमाग से संबंधित होती है। दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो क्या करवाया जाता है? सीटी स्कैन करवाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ही किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन, सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे सोनार द्वारा मापा जाता है? डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, यानी कि पानी के अंदर, पानी के अंदर दूरी। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन, पानी के अंदर दिशा। दूसरा ऑप्शन बेटा यहां लिख देता हूं, पानी के अंदर दिशा। तीसरा क्या है? पानी के अंदर चाल, पानी के अंदर किसी वस्तु की चाल। और चौथा है सभी। बताओ। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब देखते हैं कौन देता है, बाकी सब तो गलत दे रहे हैं। बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी एकदम सही है। सी गलत, डी सही। ऑल ऑफ द एबव का मतलब सभी सही है, यानी ये जो तीनों बातें हैं ये सही हैं। यानी डी वाला बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों बात बिल्कुल सही है बेटा। सोनार जो है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये पानी के अंदर जितनी भी अंडर कोई चीज डूब रही है उसकी दिशा बताएगा, पानी के अंदर कोई चल रहा है उसकी स्पीड बताएगा, और पानी के अंदर कितनी डिस्टेंस पर है कोई चीज उसकी आपको डिस्टेंस भी बताएगा। हर चीज को बताएगा, पानी के अंदर कोई कितनी दूर है, पानी के अंदर कोई चल रहा है तो उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन। पानी के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, मैं तो कहा, मैंने जब ये पढ़ाया था ना आपको लास्ट क्लास में, तो सोनार भी कौन सी साउंड का प्रयोग करता है बेटा? सोनार भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी जो पराश्रव्य थी उसी के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, जो हमारा सीटी स्कैन हो रहा था, जो हमारा आपका ईसीजी हो रहा था, सालू जी धन्यवाद, तो उसी के ऊपर ये काम करता है।
ठीक है, हर चीज को बताएगा, पानी के अंदर गहराई कितनी है, उसकी दिशा क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, सब चीज बताएगा। ठीक है सालू। इनकम टैक्स ऑफिसर विपिन चौरसिया जी, सभी लोग बताओ बेटा, शिवानी। चलें इससे आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो एक तो हिंदी में पहला लिख रहा है डेसिबल, दूसरा लिख रहा है क्या, साइकिल प्रति इकाई प्रति इकाई सेकंड, यह है मीटर पर सेकंड, या डी है सेकंड। क्या होगा सही। आवृत्ति का मात्रक बताओ बेटा, आवृत्ति का मात्रक बताओ सभी लोग। आवृत्ति का मात्रक बताओ। मिशन एएलपी जो बच्चा कह रहे हैं बेटा, आपको देखो एक बात बताएं, ये आपको जितना कोशिश हो सकता है उतना न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं करवा सकते एसएससी की क्लास में जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, बताओ। थ्योरी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे बेटा, एएलपी वाले बच्चे जो हैं, न्यूमेरिकल में जितना हो सकेगा उतना और ज़्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा। तो आंसर जो है वो है बी ऑप्शन सही, बाकी सब गलत है। बी वाले जो बच्चे हैं वो सही हैं, बाकी सब क्या है गलत। पता है क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति का जो सूत्र होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t था, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड जो होता है वो ऊपर चला जाता है तो सेकंड इनवर्स हो जाता है। सेकंड इनवर्स। चलिए अब बताइएगा, आवाज आ रहा है क्लियर? मतलब साउंड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, साउंड ही चला गया हमारा। चलिए अब ठीक आ रहा है बेटा आवाज? बताओ सही है ना एकदम, जबरदस्त मस्त। तो क्या आएगा बेटा, इसका सूत्र होता है आवृत्ति का 1/समय, और समय जब ऊपर जाएगा, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और आप सभी लोग आए क्यों नहीं? सुबह 10 बजे मैंने कहा था कि यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, मॉर्निंग में 10 बजे आपकी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, तो सभी लोग उसको जरूर देखा करो, वहां पर फॉर्मूला की क्लास आज मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बताएं क्वेश्चन 12 का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द प्रेशर ऑफ ए गैस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा क्या है, निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट का मतलब निर्भर नहीं करते। बताओ बेटा। चौथा है नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। क्या आएगा सही जवाब? रिया जी, रिया रॉय, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। हम भी धोखा देते हैं, विशाल कह रहे हैं। अच्छा धोखेबाज मत बनो बेटा।
धन्यवाद सतीश जी। बताओ बेटा, सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। देखो मैंने कहा था कि जो स्पीड है ना, स्पीड ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने ये बताया था आपको कि स्पीड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल, ये मैंने आपको बताया था किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये टेम्परेचर पर करती है, तापमान पर, तापमान पर करती है। दूसरा क्या था, मीडियम यानी माध्यम पे करती है कि ठोस में ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है, गैस में कम होती है। तो माध्यम पर करती है, तापमान पे करती है, इन चीज़ों पे करती है डिपेंड, कौन, स्पीड। लेकिन प्रेशर पर बेटा डिपेंड नहीं करती। याद रखना, ध्वनि की जो चाल है वो कभी भी कितना भी प्रेशर हो जाए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, सी। इंडिपेंडेंट होती है किसके, प्रेशर के ऊपर निर्भर नहीं करती। याद रखना, प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है संजना सिंह, समझ पाए बेटा। यानी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे भी करती है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा, फॉर्मूला बताया था। मीडियम पे भी करती है, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैस में कम। लेकिन बेटा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन याद रखना, ध्वनि का जो चाल है कभी भी दाब के ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताओ बेटा। सभी का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है सही, आप देखते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य होती है, सबसोनिक होती है, ठीक है, सबसोनिक, या अवसर, या बताओ क्या होगा। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद। हाँ बाबू, सही कहा आप लोगों ने। तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज, लेकिन फिर भी मैं मतलब खड़ा हुआ हूँ अपने पैरों पे, और बस इतना सोच रहा हूँ कि बच्चों को जो चैप्टर मैंने पढ़ाया साउंड एंड वेव, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने ही हैं आज जाके। इसलिए क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। बताओ बेटा क्या होगा। तो जो चमगादड़, अच्छा किस किस ने देखी है चमगादड़ को कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है, ये मैंने जब आपको ध्वनि के 3 प्रकार पढ़ाए थे ना, तब मैंने आपको बताया था बेटा इसके बारे में, सोनार के बारे में, चमगादड़ के बारे में। ठीक है, ईसीजी, सीटी स्कैन, तो थ्योरी वाली क्लास जरूर देखें आप लोग। बताओ बेटा क्या आएगा, वेरी गुड। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अल्ट्रासोनिक होती है बेटा। क्या होती है, चमगादड़ जब भी उड़ती है तो ये पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है, और ये सुन भी लेती है इनको, पराश्रव्य तरंगों को सुन भी लेती है और छोड़ती भी है। ऐसा जानवर कौन है आपका, चमगादड़ होती है। जैसे ये कोई कीट मकोड़ा उड़ रहा होता है ना, तो उसको भक्के पकड़ लेता है। कौन सी तरंगे छोड़ता है ये, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स ये छोड़ता है। क्लियर। तो डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा, जिसने डी दिया है, बाकी सब गलत। ठीक है, सी वाले गलत, ए वाले गलत, बी वाले गलत। अगला सवाल चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। बताओ, लाउड स्पीकर कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस ड्यू टू द, लाउड, जो लाउड ध्वनि होती है ना, तेज, वो अधिक दूरी तक जा सकती है, इसका कारण क्या है। आयाम अधिक होता है, अधिक आयाम। दूसरा है अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा। तीसरा है अधिक चाल, अधिक चाल। चौथा है अधिक आवृत्ति। बताओ बेटा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। 14वें का आंसर दें। लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू द, बताओ बताओ जल्दी से। बताओ बताओ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी, आप मेरे क्या हो, क्या लिख रहा है बच्चा। बेटा आपका कमेंट इतनी जल्दी जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। आप मेरे मैसेज नहीं देखते, बिल्कुल देखेंगे बेटा। आप लोग दोबारा से मैसेज करना, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है।
चलो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, जो बच्चे ए दे रहे हैं ना, काफी हद तक उनका जवाब सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ए वालों का गलत है। एक्चुअल में वो सही कह रहे हैं, लेकिन गलत जवाब है। इसमें प्रायोरिटी की बात है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दोगे, प्राथमिकता जो दोगे, वो ऑप्शन नंबर बी को दोगे। पता है कैसे? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जितनी तेज कोई बोलेगा, जैसे जितनी तेज कोई बोलेगा, उसका डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन ये तेज बोल रहा है तब बन रहा है ऐसा डायग्राम। लेकिन जब आप धीमे बोलोगे, आप जब धीमे बोलोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ऐसे डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ऊपर नीचे कम कम जाती है। तो बेटा याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप तेज बोलते हो तो आपका ये जो एम्पलीट्यूड है, ए कहते हैं एम्पलीट्यूड, जैसे हिंदी में आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? आयाम। तो आयाम क्या होगा? ज्यादा। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। और जब आयाम ज्यादा होगा तो आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। आपका आयाम अगर ज़्यादा है तो आपकी एनर्जी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आयाम जो देखो, हाइट को बेटा, ये जो हाइट होती है ना, इसी को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आयाम कैसा है? कम। तो ऊर्जा भी क्या होगी? कम। और वो कम दूर तक जाएगी। ऊर्जा भी क्या होगी? कम, और वो कम दूर तक जाएगी। यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। क्वेश्चन का बी जो है वो बिल्कुल सही है। एक नहीं बेटा, 3 क्लास हुए हैं देवराज जी। ठीक है, तो बेटा याद रखना बी सही है। हालांकि ए वालों का सही है, सोच उनकी, ए जो ए दे रहे हैं ना, उनकी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, प्रायोरिटी जब देंगे तो बी ऑप्शन को देंगे, क्योंकि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतनी दूर तक जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेटा बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो जितना कोई तेज बोलेगा उसका आयाम, उसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर कोई धीमे बोलेगा, ठीक है, अगर कोई धीमे बोलेगा तो उसका आयाम जो होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, तो उसकी एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। बच्चा कह रहा है सर आप मेडिकल चले जाओ। हाँ बेटा जाऊंगा, बस तबीयत खराब है सतीश जी। ऐसे लग रहा होगा आपको कि बस नींद आया हुआ है, लेकिन तबीयत खराब है, आंखें अपने आप ही बंद हो रही हैं, बस पता नहीं क्यों। कभी कभी हो जाता है बेटा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको कोई बात नहीं, पूरा पढ़ाऊंगा 12 बजे तक। 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 15वां क्वेश्चन बताओ बेटा। 15वां क्वेश्चन बताओ, एक बैल किसके बराबर होता है? 1 बैल इज इक्वल टू द, आपको पता है मैंने आपको इंटेंसिटी जब पढ़ाया था, इंटेंसिटी यानी जब मैंने आपको बताया था ना, तीव्रता, तीव्रता, इसका यूनिट मैंने आपको बताया था। अच्छा, कितने बच्चों ने पढ़ा था? हाथ खड़े करना बेटा एक बार। कितने बच्चों ने ये पढ़ा था? मात्रक यानी तीव्रता ये बताता था। जब मैंने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, इंटेंसिटी और पिच, और एक तीसरा था आपका क्वालिटी या टिम्बर जिसे कहते थे, ये पढ़ाए थे मैंने आपको। ठीक है, सुनो बेटा, तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी बताता है कोई साउंड कितना तेज है और कोई साउंड कितना स्लो है। ठीक है, तो मतलब इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो तुम तेज बोल रहे हो, अगर तुम्हारी इंटेंसिटी कम है तो तुम स्लो बोल रहे हो। इसकी यूनिट क्या होती थी? डेसिबल। इसकी यूनिट क्या होती थी बेटा? डेसिबल इसका मात्रक होता था। इसकी यूनिट क्या होती थी बेटा? डेसिबल होती थी। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बैल बराबर क्या होता है? तो याद रखना 10 डेसिबल। यानी डेसिबल से दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है? दूसरी यूनिट बैल होती है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट डेसिबल होता है। इसकी एक दूसरी यूनिट भी होती है, किसकी बेटा? बोलो। इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट होता है बैल। और एक बैल बराबर 10 डेसिबल के बराबर होता है। एक बैल बराबर 10 डेसिबल के बराबर होता है बेटा, याद रखना। हाँ, बी भी सही है, ए भी सही है। 14वें क्वेश्चन का ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है बेटा। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर अगर मैं एक बात बताऊं आपको, बी ज्यादा सही है। ए वाला भी जो दे रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आयाम होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी दूर तक जाएगी। कम आयाम, कम हाइट, कम एनर्जी, और कम दूर तक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी बेटा सालू जी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी बेटा, वो तैयार हो जाएगी तब मिलेगी। ठीक है, ए और बी दोनों सही है नागवंशी जी। ठीक है बेटा, चलें अगले सवाल की तरफ। सी, तो याद रखना इंटेंसिटी क्या बताता है? आपका कितना तेज बोल रहे हो, कितना स्लो बोल रहे हो। ठीक, चलो। इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता था बेटा? आपको पता है इंटेंसिटी आयाम पे डिपेंड करता था।
यानी जितनी तेज बोलोगे उतना हाइट ज़्यादा होगा। हाइट को ही क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है भाई, थ्योरी पढ़ना जरूरी है बेटा। अब बच्चों को लग रहा होगा कुछ को, सर मेरी समझ नहीं आए क्वेश्चन। नहीं बाबू, एक एक सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पूरा पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जब आपने थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, चलो आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम, फिर इसके अलावा हम नहीं करेंगे। वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? मानव का जो वॉइस बॉक्स है वो किसे कहा जाता है? हाय राम, बताओ बेटा, मानव का वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? वॉइस बॉक्स ऑफ द, हाँ बेटा ये पूरा मिलेगा आपको, ये पूरा आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है कृष्णा जी। कोई नहीं बेटा, लिंक आपको मिल जाएगा सोनी जी व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बताओ वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? स्टमक को, पेट को, स्टार्च को, लिरनेक्स को, या माउथ को? तो आप सभी को पता है कि मैंने कहा था कि जब हमारा, मैं बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं, तो ये पहली ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हमारा वोकल कोड वाइब्रेट करता है। जब मैं बोलता हूं तो मेरा क्या करता है? वोकल कोड, जिसे हिंदी में क्या कहते थे? वाक तंतु कहते थे। ये कंपन करता है। ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, जिसकी वजह से आवाज आती है। और ये कहां पर रखा रहता है? तो आंसर क्या आएगा? लिरनेक्स। हिंदी में भी बेटा लिरनेक्स ही कहेंगे, लिरनेक्स हिंदी में भी इसको कहेंगे, याद रखना। लिरनेक्स जो है, इसे मानव का वोकल कोड यानी वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्योंकि वॉइस बॉक्स, वोकल कोड जो है ना, ये वॉइस बॉक्स बक्सा, एक ये बक्सा है जिसके अंदर ये रखा रहता है। ठीक है, ये यार ये सही है। तो सी ऑप्शन जो होगा बेटा, क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिरनेक्स जो होगा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे एक बार जरूर बताएं बेटा। क्लास की पीडीएफ मैं आपको डलवा देता हूं विवेक भैया से कहकर। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास, आज के क्वेश्चन? अब हमने ये पूरा जो चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा, लिरनेक्स हो जाएगा सही जवाब। पूरा चैप्टर जो है प्रैक्टिस भी कर लिया, यानी अब मैं इस चैप्टर के ऊपर लिख सकता हूं कि हमने ये जो चैप्टर है, क्या नाम था जिसका? साउंड एंड वेव, इसका विध्वंस उड़ा दिया, खत्म, कंप्लीट। क्या हो गया? पूरा हुआ। हमने कर दिया आज की क्लास में ये कंप्लीट। कंप्लीट आपको ये पूरा चैप्टर मिल गया है। बात समझ पाए? मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बता रखा है कि आपको कहाँ पर मैसेज करना है। 8006584400 पर आपको मैसेज कर देना है। और टेलीग्राम ग्रुप रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा, क्वेश्चंस को भी नोट कीजिएगा। थ्योरी के बाद क्वेश्चन को अलग पेज पर लिखें ताकि प्रैक्टिस करते टाइम, रिवीजन करते टाइम आपको एक एक चीज़ याद हो जाए। मैं पूरी मेहनत के साथ आपको मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा साइंस का, मैं तुमसे वादा करता हूँ एक एक चीज़ आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि कभी भूल नहीं सकते। और डिटेल में एक एक चैप्टर को पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तब दूसरे चैप्टर पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।